एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी हिंदी बुक भारत की खोज का अध्याय 1 अहमदनगर का किला। भारत की खोज पुस्तक के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब चांद उगता है तो जैसे मुझे यह याद दिलाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। ये जवाहरलाल नेहरू बोल रहे हैं कि यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। जवाहरलाल नेहरू की यह 9वीं जेल यात्रा थी जब वह हमें आए हुए यहाँ बस 20 महीने हुआ था। जवाहरलाल नेहरू को यहाँ पर आए बस 20 महीने हो चुका था। जब जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए थे तो उनका स्वागत अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने किया था। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को यह याद दिलाता है कि उनके कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात का याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। जो चांद है वह उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वह उन्हें ये याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला ज़रूर आता है, जैसे दुख के बाद सुख अवश्य आता है। ये सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 1945 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया था। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि रूम नंबर कितना था, तो होगा रूम नंबर 8 था वो। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी का कार्य शुरू कर दिया। दूसरे जेलों में जवाहरलाल नेहरू जी बागवानी का कार्य का काम करते थे, तो वह अहमदनगर के किले में भी उन्होंने यह काम करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जी रोज कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने लगे। मिट्टी बहुत ख़राब थी। अहमदनगर का जहाँ पे किला था वहाँ की मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। चूँकि यह इतिहास स्थल था, इसीलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियाँ देखी है। यहाँ की इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला की, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या कर अपने आने की ही एक आदमी के हाथों हुई। लेकिन अंत में जो सुंदर महिला थी चांद बीबी, उसकी हत्या उसके ही एक आदमी ने कर दी। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों की और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अंधियारे से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने का साधन था। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहा है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहास या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता के दसियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिसकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अभी भी जारी है,
और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सबका वारिस हूँ, साथ ही उन सब का भी जिसमें मेरी पूरी मानव जाति की समझदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अर्थियों में समाई है। अर्थियों का मतलब हड्डी, बोन्स। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलताएं मुझे भयभीत करती है कि मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। तो अभी अहमदनगर किले के पाठ में कुछ प्रश्न हैं। अब अहमदनगर का किला पाठ में से मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, जो कि ये है। भारत की खोज पुस्तक के रचयिता कौन है? भारत की खोज पुस्तक के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेहरू जी ने अपने बंदी जीवन का स्थायी सहचर किसे कहा है और क्यों? उससे उन्हें क्या प्रेरणा मिलती है? नेहरू जी ने चांद को अपने बंदी जीवन का स्थायी सहचर कहा है क्योंकि चांद को देखकर उन्हें प्रेरणा मिलती है कि अंधेरे के बाद उजाला तथा दुख के बाद सुख अवश्य आता है। अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने कौन सा कार्य आरंभ किया? नेहरू जी जेल में बैठकर खाली समय नहीं बिताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वहां भी बागवानी का कार्य आरंभ किया तथा अपनी मेहनत से जेल की पथरीली जमीन को उपजाऊ बना दिया। अहमदनगर किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी है? अहमदनगर के किले के साथ एक साहसी महिला चांद बीबी की घटना जुड़ी है, जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार लेकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उनके ही एक आदमी के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली? नेहरू जी को अहमदनगर के किले में खुदाई के समय अनेक ऐतिहासिक अवशेष प्राप्त हुए थे। वे खुदाई को जारी रखकर उन अवशेषों का अध्ययन करना चाहते थे, परंतु अंग्रेज सरकार ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अतः उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली और भारत की संस्कृति, इतिहास तथा भूगोल के विषय में लिखना प्रारंभ कर दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार गेटे ने इतिहास लेखन के बारे में विषय में क्या कहा है? प्रसिद्ध इतिहासकार गेटे ने इतिहास लेखन के विषय में यह कहा है कि इतिहास लेखन हमें अतीत के बोझ से कुछ हद तक मुक्ति दिलाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना एंड मेरे वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।